हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस हिस्ट्री क्लास में। और दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे जो मराठा साम्राज्य का भी फर्स्ट लेक्चर हम लोग देख लिए थे, जिसमें से छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे और संभाजी महाराज का उन लोग का जो हिस्ट्री था वो सभी को मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद जो आता है जो राजा राम द्वितीय थे, उनके बाद पेशवाओं का काल आ गया था। मतलब पेशवाओं का जो उदय हुआ था और मराठा साम्राज्य का कहां से कहां तक विस्तार हुआ था, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आपसे एक चीज का रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तब। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेशवाओं का उदय कब होता है और मराठा साम्राज्य का विस्तार का जो टाइम पीरियड है 1707 से 1761 है। तो देखिए, पेशवाओं का उदय औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य होता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। औरंगजेब एक ऐसा ही एक शासक था औरंगजेब मुगल साम्राज्य का, कि जो यही सबसे शक्तिशाली माना जाता था। उसके बाद जितना भी शासक आए मुगल साम्राज्य का, वो कहीं ना कहीं उनका नेतृत्व तो मतलब ऐसा कमजोर होता था या उनकी शासन करने की क्षमता नहीं होती थी। तो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य क्या हो गया, कमजोर होने लगा। पेशवाओं का मतलब होता है कि प्रधानमंत्रियों ने मराठा साम्राज्य का नेतृत्व संभाला। इससे पहले जो राजा होते थे वो खुद की कमान अपने हाथ में रखते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि मराठा साम्राज्य धीरे धीरे ये भी कमजोर पड़ने लगा और कमजोर, लेकिन उस साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी को तो चाहिए ही। तो इसलिए पेशवा जो होते थे, प्रधानमंत्री बोले तो उस टाइप पेशवाओं को प्रधानमंत्री ही बोला जाता है। तो जो पेशवाएं होते थे वो अपनी कमान को मराठा साम्राज्य को संभालने का वो नेतृत्व अपने जीमा उठा देते हैं। तो उसमें से जो पहला पेशवा आते हैं बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ का देख लेते हैं। इनको बाजीराव पेशवा के नाम से भी जाना जाता है, बालाजी विश्वनाथ को। इनका जो टाइम पीरियड होता है 1713 से 1720 तक होता है। ये पहले पेशवा थे जो मराठा साम्राज्य की नींव रखे थे। नींव रखे थे। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय मतलब सेकेंडरी संस्थापक इनको बोला जाता है। द्वितीय संस्थापक बोला जाता है। ये जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो नोट्स में अपने लिखते जाइएगा पॉइंट वाई पॉइंट करके। तो ये द्वितीय संस्थापक किसको बोला जाता है, बालाजी विश्वनाथ को बोला जाता है। बालाजी विश्वनाथ देखिए 1708 में इन्होंने सेना कर्ते का जो पद है उसको प्रदान किए थे। तो किसमें, 1708 में, जबकि इनका जो 1713 से 1720 चला है, लेकिन इनका जो पहले थे ये पहले सेना में थे, तो इनको सेना उनको एक पद मिला था। लेकिन 1713 में ये क्या बनते हैं, पेशवा बनते हैं। 1713 में क्या बनते हैं, ये सेना से डायरेक्ट 1713 में ये पेशवा बनते हैं। ये दिल्ली संधि, मुगल मराठा संधि, बालाजी सैयद हुसैन संधि जैसे बहुत सारे संधि करते हैं। तो संधियों का इनका नाम मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये कौन कौन सी संधि करते हैं, दिल्ली संधि हो गया, दिल्ली संधि हो गया, मुगल मराठा संधि हो गया, बालाजी सैयद हुसैन संधि। तो इन संधियों का नाम है कि जो बालाजी विश्वनाथ ने ये संधि किए थे। कारण क्या था कि ये फर्रुखा सियार को सिंहासन से हटाना था, इसलिए ये संधि इनको करना पड़ा था। तो जो फर्रुखा सियार था, ये इसको सिंहासन से हटाना चाहते थे। ये जो संधि था पेशवा बालाजी विश्वनाथ है और सैयद हुसैन का, ये मुगलों की ओर से हुआ था। तो इनके बीच मुगलों की ओर से हुआ था। देखिए, रिचर्ड टेम्पल, एक था रिचर्ड टेम्पल। इन संधि को मराठाओं का मतलब मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। एक था जो संधि रिचर्ड टेम्पल ने जो ये संधि करते थे, बालाजी विश्वनाथ जो संधि करते थे, उस संधि को रिचर्ड टेम्पल ने क्या बोला था, मैग्ना कार्टा बोलता था। मैग्ना कार्टा बोलता था। इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो मुगल शासक था वो क्या नाम था उसका, रफी उद दरजात। तो जो मतलब जितना भी संधि हुआ था उस संधि पर मुगल की ओर से जो मुगल शासक था वो हस्ताक्षर किया था रफी उद दरजात ने। ठीक है। अब अगला जो हम लोग पेशवा देखते हैं वो है बाजीराव, मतलब पेशवा बाजीराव प्रथम। इनका जो टाइम पीरियड होता है 1720 से 1740 तक होता है। इन्होंने मराठा शक्ति को मतलब बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। तो मुगल साम्राज्य की तत्कालिक स्थिति पर जो बाजीराव ने कहा कि हमें इस जर्जर ब्रिज के तने पर प्रहार करना चाहिए। तो मतलब
मुगल साम्राज्य पर ये आक्रमण करने के लिए ये अपने सेनाओं के और प्रजाओं के बीच में ये बोलते थे कि हमें उस जर्जर ब्रिज पर आक्रमण करना चाहिए या प्रहार करना चाहिए, मतलब जो सबसे मजबूत हो। तो मजबूत हो और जैसे कि पेड़ है, तो ये यहाँ पर आक्रमण करना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं, तो मुगल के ये परिप्रेक्ष्य में ये बोलते थे कि अगर यहाँ पर आक्रमण कर देंगे तो ये स्वयं, मतलब जो पेड़ है ना, वो अपने आप गिर जाएगा। तो इनका कहने का मतलब यही था कि उस जड़ पर आक्रमण करना चाहिए। सुकरखेड़ा के युद्ध में मराठाओं ने दक्कन के, देखिए सुकरखेड़ा सुकरखेड़ा के युद्ध में मराठाओं ने दक्कन के जो निजामुल मुल्क का सहयोग किया था। तो दक्कन का एक शासक था, उसका नाम था निजामुल मुल्क इसका नाम था। तो इसका मराठाओं ने सहयोग किया था। तो इस प्रकार क्या होगा, निजाम ने मुगलिया सूबेदार था मुबारिक खां को परास्त किया था। तो जो निजाम था ये मुगलिया सरदार कौन था, मुबारिक खां को ये हरा दिया था। तो सहयोग तो किया था, उस सहयोग के बदले ये जो निजामुल मुल्क था, ये मुगलिया के जो मुबारिक खां था, इसको हरा दिया था। ठीक है। अब आता है कि पालखेड़ा का युद्ध, जो 7 मार्च 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव ने निजाम को परास्त किया था। इस युद्ध में हारने के बाद निजाम ने कहा गया, मुंशी शिवगांव से संधि कर लेता है। मुंशी शिवगांव से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। तो इस प्रकार इस संधि के बाद जो दक्कन में होता है, मराठा का वर्चस्व बढ़ जाता है। जो मराठा होते हैं ना, उनका दक्कन में यानी दक्षिणी भाग में वर्चस्व उनका बढ़ जाता है, सर्वोच्च हो जाता है। ठीक है। अब एक आता है डभोई का युद्ध। डभोई क्या है, तो देखिए डभोई का युद्ध 1731 में होता है। डभोई का युद्ध 1731 में होता है, जो बाजीराव ने त्रयंबक राव को परास्त किया था। देखिए बाजीराव वर्सेस किसके बीच होता है, वर्सेस त्रयंबक राव को परास्त किया था। इसमें इसकी हार हो जाती है त्रयंबक राव का। 1738 में, अब देखते हैं कि 1738 में गुजरात को मराठा राज्य मिल जाता है। ये सब लड़ाई होने के बाद एक आता है कि 1738 में जो गुजरात को मराठा राज्य मिल जाता है। तो गुजरात का जो आधा क्षेत्र होता है, गुजरात का ये गुजरात हो गया, ये इसका जो क्षेत्र होता है ये मराठा राज्य में मिल जाता है। मराठा राज्य में क्या हो जाता है, मिल जाता है। एक आता है कि अमझेरा का युद्ध 1728 में, ये मैंने अभी पढ़ा नहीं, 1728 में होता है अमझेरा का युद्ध। इसमें बाजीराव का जीत होता है। बाजीराव ने मालवा जो सूबेदार होते हैं, मालवा के सूबेदार गिरधर बहादुर को पराजित कर देते हैं। तो ये मतलब जो युद्ध चलता है, कहने का मतलब है कि ये युद्ध अभी हिंदुओं के बीच में ही चल रहा है, देखिए मुगल सूबेदार सवाई जयसिंह था, मोहम्मद खां था, गिरधर, ये मतलब मराठा जो पेशवा बाजीराव थे, वो मराठा सरदार उद जी पवार और मल्हार राव होलकर को मतलब असफल रहते हैं। तो ये सब याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में तो वैसे ये पूछा जाता नहीं है, इतना डिटेल्स में नहीं पूछा जाता है। लेकिन जो पॉइंट है मैं वो आपको बताते जाऊंगा और वो आप लिखते जाइएगा। जैसे 1735 में क्या होता है, 1735 में मालवा में मुगलों की सत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी। जो मुगलों की सत्ता थी मालवा में वो लगभग इंड के कगार पर आ गई थी। देखते हैं कि बुंदेलखंड पर कैसे विजय प्राप्त होते हैं ये पेशवा जो होते हैं। 1728 में ये मराठाओं ने मुगलों से बुंदेलखंड के मतलब सभी जो विजित प्रदेश होते हैं वो उसको मतलब जितना मुगल पहले छीना होता है, मुगल जो 1728 से पहले बुंदेलखंड के जितने भी क्षेत्र होते हैं छीन लिए होते हैं पहले से, वो उनको मराठाओं ने, जो मराठा पेशवा थे, उनको 1728 में युद्ध करने के बाद बुंदेलखंड का एक विजय अभियान चलाते हैं। उसमें वो सभी खोए हुए जितना भी प्रदेश था उनको छीन लेते हैं। तो पेशवा मुगलों से क्या कर लेते हैं, वो छीन लेते हैं। दिल्ली पर आक्रमण, तो दिल्ली पर आक्रमण की बात करें तो 1737 में दिल्ली पर आक्रमण करते हैं ये पेशवा। 1737 में 3 दिन दिल्ली में रहने के बाद पेशवा को मालवा की जो सूबेदारी मिल गई,
दिल्ली पर आक्रमण, ये पेशवा दिल्ली पर आक्रमण करते रहे 1737 में। लेकिन 3 दिन वो जाकर वहां पर रहते हैं। रहने के बाद जो पेशवा होते हैं, पेशवा, उनको सूबेदारी होता है उनको मिल जाता है। और 13 लाख वार्षिक धनराशि के इनको 13 लाख वार्षिक मतलब ईयरली इनको धनराशि देने की बात पर जो पेशवा होते हैं इनको वापस फिर से भेज दिया जाता है मराठा क्षेत्र में। तो मराठा क्षेत्र जो दक्कन का क्षेत्र था वहां पर इनको भेज दिया जाता। और ये 13 लाख पर ईयर में ये जो पेशवा थे ये खुश हो जाते हैं कि मुझे तो 13 लाख ये मिलेगा। इस आश्वासन पर वो चले जाते हैं। अब आता है कि भोपाल पर ये विजय कैसे करते हैं। भोपाल का युद्ध होता है 1738 में। 1738 में ये भोपाल का युद्ध होता है। भोपाल युद्ध में बाजीराव ने निजाम को घेर लिया। 1738 में बाजीराव ने निजाम को घेर लेती है और संधि करने पर एकदम विवश कर देते हैं। विवश जो होता है संधि करने के लिए एकदम विवश कर देते हैं ये बाजीराव। 1738 में दुरई सराय की संधि द्वारा मालवा और नर्मदा से चंबल तक का क्षेत्र मराठाओं को प्राप्त हो जाता है। तो ये दुरई सराय के संधि में मराठाओं को कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त होता है। मालवा हो गया, नर्मदा, चंबल, तो इन सभी क्षेत्र को मराठाओं ने अपने कब्जे में ले लेते हैं ये दुरई सराय के संधि में। तो इनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और एक आता बसिन युद्ध का जो, यानी ये इसमें ये विजयी होते हैं, ये विजयी प्राप्त करते हैं बसिन युद्ध में। मराठाओं ने पुर्तगालियों से, जो पुर्तगाली उस समय धीरे धीरे आ गए थे 1739 में जो पुर्तगाली थे इनसे उस क्षेत्र को यानी बसिन को छीन लेते हैं। बसिन का जो क्षेत्र होता है इनको छीन लेते हैं पुर्तगालियों से। अगला जो पेशवा आते हैं वो है पेशवा बालाजी बाजीराव। इनका जो टाइम पीरियड होता है 1740 से 1761 के बीच में होता है। इनका और भी नाम होता है जिसको नाना साहब के नाम से भी बुलाया जाता है। नाना साहब के नाम से इसने मराठा शासक जो राजाराम द्वितीय से, मराठा जो शासक था राजाराम द्वितीय से संगोला समझौता करके राज्य को मतलब पूरी तरह से अधिकार अपने हाथों में ले लेते हैं। तो जो राजाराम था, राजाराम सेकेंड, इससे समझौता करके पूरे राज्य को संपूर्ण अधिकार मतलब अपने हाथों में ले लेते हैं ये बालाजी बाजीराव पेशवा ने। 1742 में झांसी मराठों पर उपनिवेश बना। झांसी मराठा पर क्या बनता है, उपनिवेश बनता है। उपनिवेश ये व्यापार करने के लिए उपनिवेश बनाया जाता है। फिर 1751 में उड़ीसा पर मराठों का अधिकार हो जाता है। किस पर, उड़ीसा पर। ये उड़ीसा पर मराठाओं का अधिकार हो जाता है, मराठाओं का अधिकार हो जाता है। और बंगाल और बिहार से मतलब क्या होता है, चौथ प्राप्त होता है। मतलब ज्यादा नहीं, चौथ प्राप्त, कम ही अधिकार हो पाता है। लेकिन 1752 की बात करें, 1752 में निजाम और मराठाओं के बीच भलकी की संधि होती है। भलकी की संधि होती है। इसमें संधि हुई और बराड़ का जो आधा क्षेत्र है, बराड़ का जो आधा क्षेत्र होता है वो मराठाओं के कब्जे में आ जाता है। तो इस भलकी की संधि में बराड़ का जो 1/2 क्षेत्र होता है वो मराठाओं ने अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि सिंध खेड़ा का युद्ध 1757 में मराठाओं ने निजाम से कई प्रदेश छीन लेते हैं। सिंध खेड़ा के जो ये सिंध खेड़ा का जो युद्ध होता है 1757 में, तो मराठाओं ने निजाम से कई क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को तो ध्यान मत दीजिए। मैं अब एक पॉइंट आपको बताता हूं कि वो लिखेगा, बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो बालाजी बाजीराव के समय क्या होता, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और तीसरा युद्ध कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 में हुआ था। और यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था, मराठाओं के बीच हुआ था। जिसमें क्या होता है, मराठा की क्या होती है, हार हो जाती है। मराठाओं की क्या होती है, हार हो जाती है। इससे क्या होता है कि मराठाओं क्या होती है, धीरे धीरे इनकी छति यानी इनका जो साम्राज्य होता है, शक्ति होता है, ये कमजोर होने लगती है। काफी हानि होती है इस युद्ध में।
धीरे धीरे ये कमजोर होने लगते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो होती है तो धीरे धीरे इनमें क्या होता है, मराठाओं की हार हो जाती है। 1761 मराठा साम्राज्य पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली जो एक अफगान शासक था, इसमें इसके खिलाफ भारी हार का सामना करता है और साम्राज्य को बड़ा नुकसान होता है। इस प्रकार कई मराठा सरदार तो इसमें मारे जाते हैं। धीरे धीरे ये जो मराठा साम्राज्य होता है इनकी शक्तियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, अब पेशवाओं का पतन देखते हैं कि पेशवाओं का पतन तो हो जाता है और इसमें मराठाओं का जो साम्राज्य होता है 1761 से 1818 तक इनका अंत होने लगता है, क्योंकि पानीपत की हार के बाद मराठा साम्राज्य क्या होता है, कमजोर होने लगता है। तो जो अगला पेशवा बनता है वो माधवराव प्रथम 1761 से 1772 के बीच में। इसने देखिए पानीपत में जितना नुकसान हुआ था इसको ये हासिल करना चाहते थे। ये जो माधवराव थे इनको हासिल पूरी पूरी तरह से बहाल करने के लिए तो पूरी अपनी तरफ से ट्राई करते थे लेकिन नहीं हो पाया। हैदराबाद के जो निजाम था और मैसूर के जो हैदर अली को चौथ देने के लिए क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे। एक प्रकार के टैक्स हो गया, जमीन हो गया, पैसा हो गया, तो उस मजबूर हो गए थे ये देने के लिए। किसको? हैदराबाद का निजाम हो गया निजाम, और हैदराबाद का जो निजाम हो गया, मैसूर का जो हैदर अली, तो उसको देने के लिए क्या, क्योंकि मराठा साम्राज्य धीरे धीरे पूरी तरह से कमजोर हो गया था, बस नाम का केवल एक पेशवा चल रहा था। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होता है कि इसी काल में मुगल बादशाह था कौन? शाह आलम द्वितीय था 1772 में। तो ये मराठों के समक्ष संरक्षिता स्वीकार कर लेता है। इनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का क्या हो गया, पतन, मतलब शुरुआत हो गई। एक बोले तो माधवराव के जो मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु के बाद जो मराठा साम्राज्य होता है उनका पतन बोले तो शुरू हो गया। यहीं से शुरू हो जाता है पतन मराठा साम्राज्य का। आंतरिक कमजोरी और अंग्रेजों का उदय होता है। देखिए 18वीं सदी में के अंत तक मराठा साम्राज्य में कई शक्तिशाली सरदार जैसे होलकर आए, सिंधिया आए, भोसले, गायकवाड़, ये मतलब स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे, लेकिन उतनी स्वतंत्र रूप से नहीं जितनी शिवाजी महाराज जी थे या संभाजी महाराज जी थे। तो स्वतंत्र रूप से शासन तो कर ही रहे थे। इससे साम्राज्य की एकता और कमजोर हुई। इससे साम्राज्य की क्या हुई, एकता कमजोर हुई। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति तो पहले से अपना रहे थे, लेकिन इनको टाइम मिल गया, समय मिल गया और ये देख रहे थे, मौका मिल गया कि ये मराठाओं में हम ये फूट डालो राज करो की नीति अपना सकते हैं। तो ये अपनाकर मराठा सरदारों को आपस में ही क्या किया, लड़वा दिया अंग्रेजों ने। फिर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे अंग्रेजों के साथ पश्चिम की संधि की, जैसा कि मैंने पढ़ा है, जिसके तहत मराठा साम्राज्य ब्रिटिश संरक्षण में आ गए थे। जो मराठा साम्राज्य था वो 1802 में ही ब्रिटिश के संरक्षण में आ गया था। अब हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में बहुत सारे युद्ध हुए। अंग्रेजों और वर्सेस मराठाओं के बीच में तो बहुत सारे युद्ध होता है, जिसको क्या बोलते हैं, आंग्ल मराठा युद्ध बोला जाता है। आंग्ल मराठा युद्ध बोला जाता है। आंग्ल मराठा युद्ध को हम लोग थोड़ा इसको उतना डिटेल्स में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये आंग्ल मराठा युद्ध जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ देखेंगे और इसमें से थोड़ा देख लेते हैं। लेकिन जो तृतीय आंग्ल युद्ध के बाद पेशवा और अंग्रेजों के बाद मतलब 2 बार संधि होता है, 2 बार और संघर्ष होता है, संघर्ष होता है। तो उन सब चीज़ों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो आंग्ल मराठा ये जो युद्ध हुआ था, मतलब अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, ये पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद क्या हो गया था, मराठा कमजोर हो गए थे। कमजोर हो गए थे। चलिए इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ। केवल आंग्ल मराठा युद्ध का भी शुरुआत मैं बता देता हूँ कि 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध के बाद मराठा कमजोर हो गए। जो मराठाओं का मुख्य पद था यानी पेशवा, वो बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव के समय आक्रमणकारी जो था अहमद शाह अब्दाली ने लूटपाट की दृष्टि से मतलब बालाजी पर कई आक्रमण करते हैं। ये बालाजी पर कई आक्रमण करता है। बालाजी पर यह हमला जो होता है ये 1761 पानीपत के युद्ध के नाम से, तीसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। शाह अब्दाली ने हमला किया राजपूत, निजाम, सिख जाट,
जो सिख जाट हो गए, मैसूर के, मैसूर यानी कोई ही मदद के लिए नहीं आया। जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठा पर आक्रमण करता है, मराठा यानी बालाजी पर, बालाजी बाजीराव पर, तो उसमें से जो और भी शासक थे, हिंदू शासक, जैसे राजपूत हो गए, सिख जाट हो गए, मैसूर के हो गए, चाहे हिंदू हो गए, चाहे मतलब आसपास के पड़ोसी जितने भी शासक थे, वो कोई भी मदद करने के लिए नहीं आए, क्योंकि उस समय मराठा एक बढ़ती हुई शक्ति थी जिससे ये लोग डरे हुए थे। मराठा कभी भी उन पर आक्रमण करके कब्जा कर लेता था, इसलिए ये इनका मतलब मराठाओं का साथ देने के लिए कभी नहीं आए। इससे क्या हुआ कि पेशवा बालाजी जो बाजीराव के नेतृत्व में सदाशिवराव भाऊ और सेनापति विश्वास राय के नेतृत्व में पानीपत के युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत के युद्ध में मराठाओं की तरफ से कौन लड़ा था? सदा सदाशिवराव सदाशिवराव भाऊ सदाशिवराव भाऊ और विश्वसराव के नेतृत्व में ये पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध सदाशिवराव भाऊ विश्वास की, इसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इससे मराठाओं की मतलब बहुत ही हानि हो जाती है, इनकी मृत्यु से बहुत ही हानि होती है। मृत्यु की खबर सुनकर मतलब जो बालाजी बाजीराव थे वो सदमे में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु की खबर सुनकर बाजीराव का भी मतलब सदमे से मृत्यु हो जाता है। सदमे से क्या हो जाता है? मृत्यु हो। इसके बाद 1761 में मराठाओं में माधवराव पेशवा बनते हैं, जैसा कि मैंने अभी पढ़ाया। इसी बीच 1764 में हम लोग बात करें तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल पर अधिकार करने के बाद 1764 में अंग्रेज बंगाल पर अधिकार कर लेते हैं। अधिकार करने के बाद जो वहाँ का मीर कासिम होता है, मीर कासिम भाग कर वो कहाँ चला जाता? अवध चला जाता है। अंग्रेजों ने 1764 में बंगाल पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद वहां को अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो वहां का जो शासक होता है मीर कासिम, वो भागकर अवध चला जाता है। जिसके बाद मुगल शासक क्या होता है? शाह आलम द्वितीय और अवध नवाब शुजाउद्दौला की मदद से अंग्रेजों का 1764 में युद्ध होता है। तो ये युद्ध हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो जिसमें से अभी अंग्रेजों की जीत के बाद अंग्रेजों का इसमें बक्सर का युद्ध होता है। जब मीर कासिम अवध चला जाता है तो मीर कासिम की मदद के लिए 1764 में शाह आलम द्वितीय जो था, शाह आलम द्वितीय और अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला जो था, ये मिलकर युद्ध लड़ते हैं। किससे? अंग्रेज से 1764 में, जिसको बक्सर का युद्ध बोलते हैं। बक्सर का युद्ध बोलते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेजों का जीत होता है, क्योंकि अंग्रेजों के पास वैसा टेक्नोलॉजी था, मॉडर्न टाइप का मतलब बंदूकें थी, तो इससे वो अंग्रेज जीत जाते हैं। जिससे क्या होता है? अंग्रेजों की जीत के बाद अंग्रेजों का जो होता है उत्तर भारत में दबदबा बढ़ जाता है। पहले तो नहीं था, लेकिन ये बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का जो दबदबा था उत्तर भारत में इनका दबदबा बढ़ जाता है। और शाह आलम को पेंशन पर रखा जाता है। शाह आलम तो पहले शासक था, लेकिन अब पेंशन पर इसको रखा गया था। केवल नाम का एक शासक, इसको राजा था, बस इसको पेंशन पर रखा गया था। लेकिन मराठा पेशवा जो माधवराव था, ये पुनः शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाता है। क्योंकि माधवराव अंग्रेजों की शक्ति के बारे में पता चल गया था, इसलिए पड़ोसियों से मिलाकर रहना ये चाहता था। तो शाह आलम भी एक होशियार पेशवा बोल सकते हैं कि इसको अंग्रेजों के बारे में तो सब कुछ पता चल गया था कि अंग्रेज हैं कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। इसलिए हमको जो होना चाहिए, ये अपने आसपास के जितने पड़ोसी हैं उससे मिलकर रहना चाहिए। तो ये माधवराव था, ये वैसा ही नीति ये भी अपनाने लगा। तो किसी कारण में 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है। किसी कारणवश माधवराव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। माधवराव की मृत्यु। इसके बाद जो नारायण शाह राव पेशवा बनते हैं, वो केवल 1 वर्ष तक ही पेशवा रहते हैं। नारायण राव बोले तो नारायण राव केवल 1 वर्ष के लिए, 1 साल के लिए ही पेशवा बनते हैं नारायण राव। क्योंकि इनके जो चाचा रघुनाथ राव, वो पेशवा बनने के लिए विवाद हो गया था, तो इनकी हत्या करवा देता है। रघुनाथ राव के छल कपट से नारायण राव की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। नारायण राव की हत्या कौन करवाता है? चाचा ने।
ये जो चाचा होता है रघुनाथ राव, ये हत्या करवा देता है नारायण राव की। ठीक है। अब मराठों में जो सरदार नाना फडणवीस ने रघुनाथ का विरोध किया था, मराठों में एक सरदार था नाना फडणवीस, नाना फडणवीस ने ये किसका विरोध किया था? रघुनाथ का, रघुनाथ राव का ये विरोध किया था। ये जो सरदार था रघुनाथ राव का विरोध किया। और नारायण राव के जो पुत्र था माधव राव नारायण राव, या माधव राव द्वितीय भी बोल सकते हैं, ये इसको कम उम्र में ही नाना फडणवीस ने क्या बनाया? पेशवा बनाया। इसका विरोध करके पेशवा, अगला पेशवा कौन बनता है? वो नारायण राव के जो पुत्र था, नारायण राव तो इसके ये रघुनाथ ने इसके हत्या कर दिया था, लेकिन नारायण राव का जो पुत्र था, पुत्र माधव राव द्वितीय, इसको ये नाना फडणवीस ने पेशवा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेशवा बनाते हैं। नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया के कार्य संचालन के लिए मिलाकर जो 12 भाई परिषद होता है, वो 12 भाई परिषद एक बनाते हैं, क्योंकि पेशवा जो माधव राव द्वितीय की उम्र का मतलब है बहुत ही कम था, इसलिए कम उम्र की वजह से जो माधव राव थे, माधव राव इनकी उम्र कम था, कम उम्र की वजह से एक परिषद बनाते हैं। कौन? नाना फडणवीस ने। क्योंकि ये उम्र के इनका कम है तो ये कार्य संचालन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके केवल देख रेख में एक परिषद बनाया जाएगा जिसका कार्य संचालन आसानी से किया जा सके, इसलिए नाना फडणवीस ने एक परिषद बनाया था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा आंग्ल मराठा, मतलब तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में इसका अभी जिक्र आएगा। तो इसलिए इस वीडियो को अभी समाप्त करते हैं, और लगभग ये पूरा मराठा साम्राज्य हम लोग का खत्म हो गया। और हम लोग देखते हैं कि मराठाओं का पतन का कारण क्या रहा, थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए, पतन का कारण ये रहा कि उत्तरकालीन जो मराठा थे अकुशल नेतृत्व करते थे। ये भारत जो है, ये भारत, मान लीजिए भारत, तो यहाँ पर जो उत्तरकालीन ये मराठा यहाँ पर जो थे, यहाँ पर शासन कर रहे थे, उनका नेतृत्व बहुत कमजोर था, बोले तो बहुत कमजोर, उनके अंदर कुशल स्किल पावर ऐसे नहीं थी, इसलिए मराठा कमजोर होने लगे। मराठा सैन्य प्रणाली में आधुनिकता का अभाव हो गया था। जैसे कि अंग्रेजों के पास तोपें थी, बंदूक थी, वैसे मराठाओं के पास नहीं थी, केवल एक गुरिल्ला पद्धति, गुरिल्ला जो शिवाजी महाराज के टाइम में ऐसे चलता था, इसलिए मराठा यहाँ पर भी कमजोर हो गए। नौसेना नहीं थी, अपर्याप्त नौसेना हो गई थी, जबकि शिवाजी महाराज जी ने ही नौसेना का निर्माण किया था। गुप्तचर प्रणाली का अभाव हो गया था, ये भी इससे मराठाओं का मतलब पतन का कारण एक बनता है। और जो मराठा सरदार थे, इनके बीच भी आपस में कलह शुरू हो गया था, कलह आपस में ही शुरू हो गया था, इसलिए मराठाओं का पतन ये शुरू हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, और उसमें देखेंगे कि यूरोपीय जो अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और अच्छे से करेंगे, ताकि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, ये एग्जाम में बहुत ही शार्पली ये पूछा जाता है, चाहे वो मेंस का हो, प्री का हो, चाहे कुछ भी हो, ये बहुत ही एकदम अच्छे से पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है, क्योंकि जो अंग्रेजों का नाम है और सन है, ईयर, ये बहुत बच्चों को याद नहीं हो पाता है, तो इसलिए यहाँ पर सब लोग फंस जाते हैं। तो उसी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगले वीडियो में बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।